हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। ये मॉडल पेपर नहीं है, ये जो है थर्ड पेपर का पहले पूरा मॉडल पेपर था जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये पूरा थर्ड पेपर आज हम लोग कर लेंगे। सेकंड और फर्स्ट के जो क्वेश्चंस हैं जो कुछ मिल पाएंगे वो आपको कल मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये मॉडल पेपर थर्ड पेपर का है, 100 क्वेश्चन है, इसमें से एक आधे मतलब 4-5 भी फंस जाएँ आपके तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आपको 25 ही वहाँ पे क्वेश्चन करने हैं, हर क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा, मतलब 2.5 नंबर का होगा। तो आपके मतलब 2.5 का नहीं, इसका तो पूर्णांक जो है 150 का होता है, ठीक है। तो ये कम का पड़ेगा, 150 को 2.5 से मतलब डिवाइड कर लीजिए, 75 से जो आएगा उतने नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो और हर मैथ का जो हर एक क्वेश्चन है 2.5 नंबर का है, 2.6 कुछ पड़ा है जा करके। तो आपने जितने क्वेश्चन किए होंगे उस हिसाब से उसमें नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पहला क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्मागतिकी संबंधित है, तो एक तंत्र में ऊर्जा परिवर्तन से संबंधित है, ठीक है। अगला है समवर्त निकाय में निम्न में से कौन सा सही है। तो तंत्र अपने परिवेश के साथ ऊर्जा का विनिमय कर सकता है, द्रव्य का नहीं, ऑप्शन ए राइट है। अगला है केतली में रखी चाय किस प्रकार का निकाय है, तो ये विवृत निकाय है, ठीक है। अगला है निम्न में से, देखिए वो बंद तंत्र है ना, तो विवृत निकाय, बंद रखी है, खुला तो बाहर रखी नहीं ग्लास में। निम्न में से मात्रा स्वतंत्र गुण है, तो ताप का स्वतंत्र गुण है मात्रा, ठीक है। अगला है कौन सा तंत्र विस्तीर्ण गुण है, तो सभी नहीं है, आयतन है विस्तीर्ण गुण। अगला है कौन सा गहन गुण है, तो ये सभी गहन गुण के हैं। गुण अवस्था फलन है, अवस्था फलन आंतरिक ऊर्जा है, ठीक है। अगला देख लीजिए, निम्न में से कौन सा एक तंत्र का अवस्था फलन नहीं है, तो कार्य जो है तंत्र का अवस्था फलन नहीं है। अगला है क्रिया की स्वतः स्फूर्ति होने की कसौटी है, तो डेल्टा जी का मान ऋणात्मक मान जो है वो स्वतः स्फूर्ति होने की कसौटी है। अगला है जब कोई द्रव्य बोलता है तो एंट्रोपी बढ़ती है। इससे पहले वाले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो जा करके ज़रूर देख लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उन वीडियोस से। और जिन भी बच्चों का भी जो है मतलब जो अलग यूनिवर्सिटी से हैं उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए। बाकी वाले जो मैथ्स का भी उनका पेपर अभी नहीं हुआ है, DDU यूनिवर्सिटी में जो मैथ्स का पेपर है वो 27 को है, तो वो लोग वहाँ से प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा, चूने के पत्थर को 298 केल्विन ताप पर एक बार दाब पर चूने में परिवर्तित करने पर इतना प्राप्त होता है। तो पूछा है कि किस ताप पर स्वतः परिवर्तित हो जाएगी, तो 1118 केल्विन पे ये स्वतः परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है। अगला दिया H2Cl2 HCl की आबंध और वियोजन एंथैल्पी क्रमशः इतनी है, तो संभावित एंथैल्पी का मान होगा, तो ये आएगा हमारा -93 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है। एंथैल्पी का मात्रक पूछे तो बताएंगे किलो जूल मोल इनवर्स। अगला है भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें किसी रासायनिक अपक्रिया अथवा भौतिक परिवर्तन के साथ होने वाले ऊष्मा परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको ऊष्मा रसायन कहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपक्रिया की एंथैल्पी में किस में परिवर्तन होता है, तो डेल्टा H में जो है चेंजेस होते हैं, ठीक है। अगला है अभिकारक एवं उत्पाद की मानक परिस्थितियों में संभावन ऊष्मा को ही संभवन की कहते हैं, तो मानक एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। अगला है किसी पदार्थ के एक मोल का अपने तत्वों से निर्माण में हुए ऊष्मा परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो मानक एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। हेस के नियम का ऊष्मागतिक विशेष रूप होगा, तो डेल्टा ई बराबर Q माइनस डब्ल्यू या Q माइनस पी डेल्टा वी। हेस के नियम में डेल ई व डेल एच किस स्थिति पर निर्भर करते हैं, तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर, ठीक है। हेस के नियमानुसार Q1 बराबर Q2 है। अगला है किसी भी यौगिक के अपने तत्वों से 1 ग्राम अणु बनने में जितनी ऊष्मा की मात्रा उत्पादित या अवशोषित होती है, तो वो उसकी क्या होगी, ऊष्मा की मात्रा उत्पादित या अवशोषित होगी, वो उसकी उत्पादन ऊष्मा होगी, ठीक है। ये हमने आपके थ्योरी वाले में आपको बताया भी था, ठीक है। अगला है उत्पादन होगी या विलयन होगी, आप लोग देख के बताएंगे, ठीक है। उत्पादन ही होगी। 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एक वायुमंडलीय ताप पर पदार्थ की प्राकृतिक अवस्था को पदार्थ की क्या कहते हैं, मानक अवस्था कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए राइट है। अगला है C+O2 चेंजिंग इनटू CO2 प्लस कितने कैलोरी जो ऊष्मा निकलेगी। C या हमारा कार्बन जो है, कार्बन का अप्रूप होता है हीरा ग्रेफाइट, ये कार्बन के अप्रूप होते हैं, तो वही हीरा जो ब्रैकेट में लिखा है ये कार्बन का ही अप्रूप है, ठीक है। तो 94,380 कैलोरी ऊष्मा निकलेगी। अगला है एक स्थिर दाब और स्थिर आयतन पर, देखिए यहाँ प्लस होगा तो मतलब निकल रही है और माइनस मतलब लगेगी, ठीक है।
यदि स्थिर दाब और ताप पर आयतन की अभिक्रियाएं डेल एच पी और डेल एच वी हैं तो पूछा है कौन सा सही है। तो डेल एच पी बराबर डेल एच वी प्लस डेल्टा एन आर टी, ये सही हो जाएगा। अगला है सी प्लस ओ टू चेंजिंग इंटू सी ओ टू प्लस 94.5 किलो कैलोरी में जो ये 94.5 किलो कैलोरी है, ये है क्या? ये उत्पादन ऊष्मा है। अभी आपको ये ऊपर यहाँ पढ़ा था ना आपने, ये देखिए अभी आपको ये क्वेश्चन जो बताया था कि किसी भी तत्व के अपने 1 ग्राम अणु में जितनी ऊष्मा की मात्रा उत्पादित या अवशोषित होती है उसकी उत्पादन ऊष्मा होती है। तो ये जो निकल रही है ये उत्पादन ऊष्मा है, ठीक है, 94.5 किलो जूल। अगला है ए प्लस टू बी चेंजिंग इंटू सी अपक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक का व्यंजक पूछा है। तो आपको पता है, अगर नहीं पता है तो देख लीजिए किस टाइप से निकालते हैं इसको। अगर इस टाइप से कहीं भी लिखा आ जाए तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सबसे ऊपर, ठीक है, अपॉन यहाँ एक ए लिख लिया, यहाँ जो भी हो उन दोनों को पहले लिख लीजिए और बना लीजिए, ठीक है। अब यहाँ एक ही ए था तो ए की पावर 1 तो लिखेंगे नहीं, ठीक है, जैसे ए मैथ की टाइप से। और यहाँ बी के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 हैं, तो यहाँ बी के ऊपर 2 लगा दिया, ठीक है, इस टाइप से लिखते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा ये है, तो वो सही हो जाएगा। अगला है N2O4 चेंजिंग इंटू 2NO2 में अल्फा वह अंश है जो N2O4 से अपघटित होता है। साम्य की स्थिति में अणुओं की संपूर्ण संख्या बतानी है, तो 1 प्लस ए हो जाएगी, अल्फा हो जाएगी, ठीक है। यहाँ ए नहीं है, ए अल्फा पूछा है, ठीक है। जब 4 मोल बी के साथ अभिकृत कराया जाता है तो उत्पाद सी के 2 मोल निम्न अभिक्रिया ए प्लस बी चेंजिंग इंटू सी प्लस डी के अनुसार करते हैं। साम्य स्थिरांक पूछा है, तो ऑप्शन ए बी राइट है, 1, ठीक है। अगला है अपक्रिया N2 प्लस 3H2 चेंजिंग इंटू 2NH3 प्लस ऊष्मा के लिए कौन सा सही है? तो KP इक्वल टू KC RT की होल पावर -2 सही है। अगला है स्थिर दाब पर साम्य मिश्रण में अक्रिय गैस मिलाने पर KC इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस एक्स इंटू वी में x का मान पूछा है, तो x का मान हो जाएगा, तो अक्रिय गैस मिलाएंगे अगर इसमें तो जो अल्फा का मान है वो बढ़ जाएगा, अधिक हो जाएगा, ठीक है। अगली अपक्रिया दी है, इसके लिए पूछा है साम्य स्थिरांक का मात्रक क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मोल 1 अपॉन मोल स्क्वायर या लीटर स्क्वायर बोलें या ऊपर लेके आएंगे तो मोल इनवर्स टू लीटर स्क्वायर, ठीक है, ऑप्शन सी राइट है। अगला है इसमें पूछा है तो मोल लीटर इनवर्स हो जाएगा। देखिए अब क्रिया पे डिपेंड करता है कि क्या होगा, ठीक है। देखिए इसको जब यहाँ N2 प्लस 3H2 2NH3 बन रहा था तो साम्य स्थिरांक से निकाल लेंगे, जैसे अभी ऊपर वाला क्वेश्चन बताया था, निकाल करके और वहाँ से मात्रक निकल आएगा। निम्नलिखित अपक्रिया में K1 और K2 क्या है? साम्य स्थिरांक दिए हुए हैं, तो कौन सा सही है K1 K2 में? तो K1 बराबर 1 अपॉन K2 का होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। या ये लिखा हो या ये लिखा हो K1 इक्वल टू K2 की होल पावर -2। अब देखिए पता नहीं है पेपर में क्वेश्चन आएंगे या नहीं, लेकिन हाँ जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग डिस्कस करे ले रहे हैं। अब आ जाएं तो अच्छी बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वह बिंदु जिस पर किसी तंत्र की 3 प्रावस्थाएं साम्यावस्था में होती हैं क्या कहलाएगा? वह त्रिक बिंदु कहलाएगा। अगर आपसे अगला बार पूछ दे त्रिक बिंदु क्या है, तो वह बिंदु जिसमें तंत्र की 3 प्रावस्थाएं साम्यावस्था में होंगी वो हमारा त्रिक बिंदु होगा। अगला है बिस्मथ कैडमियम तंत्र में कितनी प्रावस्थाएं होती हैं? तो 3 प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। एक तो स्वतंत्रता कोटि आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में भी पूछा गया था। अभी जो हमने अभी पिछले वीडियोस में 2019 का जो पेपर डिस्कस किया था उसमें इस टाइप का एक क्वेश्चन था, तो आपके पेपर में भी आ सकता है। ये मेरे पास 3 क्वेश्चन थे लेकिन मैंने एक ही यहाँ पे लिया हुआ है क्योंकि मतलब वो काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन है, तो यही आ सकता है अगर आएगा। तो यहाँ पूछा है OA OB और AC किसको प्रदर्शित करते हैं? जो OA है, देखिए OA OB AC कैसे किस प्रकार को प्रदर्शित करते हैं? तो यहाँ चर तंत्र, ठीक है। अगला है उपरोक्त वक्र से घिरे क्षेत्र को क्या कहेंगे? जो घिरा क्षेत्र है उसको द्विचर तंत्र कहेंगे। और अगला है OA में ठोस CO2 का ऊर्ध्वपातन वक्र क्या है? OA कहाँ है हमारा? ये देखिए ये OA है, इसका पूछा गया है। तो OA का ठोस CO2 का ऊर्ध्वपातन वक्र तो क्या है? तो यहाँ CO2 से CO2 ही है, सॉलिड, S का मतलब सॉलिड, L से लिक्विड। दिए गए वक्र में OB क्या है? OB देख लीजिए, OB ये है वाष्प वक्र दाब है, देखिए पूरा लिखा तो है ही वाष्प वक्र दाब, ये ऊर्ध्वपातन वक्र दाब, ठीक है। C जो है OC वो गलन वक्र दाब है, ठीक है। तो एकदम इजी सा है। ये अब क्रिया 2SO2
प्लस चेंजिंग इनटू 2SO2 प्लस O2, इसके लिए Kp और Kc का मात्रक क्या होगा, वायुमंडल इनवर्स होगा Kp का और Kc का होगा हमारा मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, अगली अभिक्रिया दी हुई है, उसके लिए पूछा है K1 और K2 का रिलेशन क्या होगा, K2 बराबर 1/√K1 होगा। देखिए ये कैसे आया, अभी आपको बताया था K1 बराबर क्या होता है, 1/K2 का होल स्क्वायर, बताया था कि नहीं। तो इसको लिखेंगे, ये यहाँ से स्क्वायर हटा तो इधर क्या लग जाता है, इधर से स्क्वायर हटाते तो इधर रूट लग जाता है। तो K2 बराबर क्या हो गया, 1/√K1, यहीं से निकल करके आया है। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप सोचेंगे मैम ने तो यही बताया था कि K1 = 1/K2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर हटा, इधर रूट लगा, जब ये K2 इंटू में कर दिया, इनको अपॉन में कर दिया, तो ऑप्शन डी राइट है। अगर आपको वो भी आता है तो आप वहाँ से अगर थोड़ा सा दिमाग खर्च करेंगे तो डी ऑप्शन समझ में आपको आ जाएगी कि कैसे आया। ठीक है, अगली अभिक्रिया दी हुई है Kc का जो मात्रक पूछा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्योंकि मॉलिक्यूल बराबर हैं तो कोई भी मात्रक नहीं है। देखिए इधर 2H2 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 2H2, ठीक है, तो बराबर हो गया। अगला है निकाय में स्थिरांक K का मान। अभी आपको बताया था कैसे निकालते हैं, जो बन रहा हो प्रोडक्ट उसको लिख दो, लिख दिया नीचे। और इधर कौन कौन से A और B हैं, ठीक है। इधर C के कितने मॉलिक्यूल हैं, 3 लिख दिए। A के कितने हैं, 2 लिख दिए। ये भी ऐसे ही, तो ये कहाँ दिख रहा है, D में। ठीक, अगर आते हैं इस टाइप के तो आप आराम से कर पाएंगे। ठीक, यहाँ पूछा है रुद्धोष्म वक्र के दौरान गैस का दाब उसके ताप की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है, तब गैस के लिए Cp और Cv का मान होगा। तो गैस के लिए Cp और Cv का मान क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा 3/2। ठीक है, Cp और Cv की वैल्यूज़ क्या होती हैं पढ़ के जाएंगे। दिए गए वक्र V - T ग्राफ में P1 और P2 के बीच संबंध क्या है, P2 > P1 है। ओके, अगला है दिए गए वक्र में, मतलब ये वाला जो ये वक्र था, ठीक है, यहाँ वक्र में पूछा है, क्या पूछा है अभी दिखा रहे हैं, P1 और P2 के बीच संबंध पूछा है। ठीक है, इस वक्र में P1 और P2 के बीच क्या संबंध है, P1 और P2 के बीच में संबंध दाब, ये है P1, देख लीजिए, ये एक दाब यहाँ पे, ठीक है, P1 और P2, ये ATM में जो लिखा होता है वो हमारा दाब होता है, एक ये और एक ये। ठीक है, तो P1 है 5.11 और P2 है, तो हमारा P2 > P1 है, P1 ज़्यादा है। देखिए 5.11 जो है हमारा ये ज़्यादा है 1 से। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी राइट है, P2 > P1। अगला आदर्श गैस की मोलर ऊष्माएं निम्न दाब पर Cp और Cv हैं, तो गामा बराबर Cp/Cv। R सर्वात्रिक नियतांक है, Cv की वैल्यू पूछी है तो R/γ-1 होती है। ठीक है, Cv की वैल्यू कितनी होगी, R = γ-1। ठीक है, अगला है साम्य ताप और दाब पर एक हीलियम का ताप T1 K1 से T2 K2 तक बढ़ाने में आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होगी 3/8 NA/kB T2 - T1। ठीक है, अगला है किसी गैस की नियत आयतन में नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात गामा है। यदि गैस का नियत दाब पर आयतन V से 2V किया जाए तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा, तो PV/V/γ-1 हो जाएगा। ठीक है, अगला है जब किसी निकाय को पथ IAF के अनुदिश चित्रानुसार अवस्था I से अथवा F तक ले जाया जाता है, तो Q और W की वैल्यू दी हुई है। पथ IBF के अनुदिश Q जूल है, देन FI पथ के अनुदिश वापस आने में W हो, तो इस पथ के Q का वैल्यू कितनी होगी, तो -43 जूल होगी। ठीक है, एक कार्नो चक्र में क्रियाशील पदार्थ T1 तापक्रम पर Q1 ऊष्मा अवशोषित करता है तथा T2 ताप पर Q2 ऊष्मा अवशोषित करता है। कार्नो इंजन चक्र के दौरान एंट्रोपी में परिवर्तन होगा, 0 होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, एक समतापी प्रसार के लिए 100 केल्विन तापमान पर गैस के 1 मोल आयतन में 10% की वृद्धि की जाती है, तो इसका कार्य क्या होगा, ये आप लोग देख लीजिएगा। अभी लास्ट में इसकी आंसर शीट देख लीजिएगा। ठीक है, क्या होगा। अगला है एक द्विपरमाणु गैस के लिए, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, छोड़िए इसको। पूछा है कौन सा प्राचल पदार्थ की ऊष्मागतिक अवस्था को प्रदर्शित नहीं करता है, तो कार्य जो है ऊष्मागतिक अवस्था को प्रदर्शित नहीं करता है। अगला है स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा उसकी द्रव्यमान की स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा से अधिक होती है। क्यों, क्योंकि स्थिर दाब पर जो गैस का प्रसार करने का कार्य किया जाता है, इसीलिए।
अगला क्वेश्चन है, यदि किसी निकाय में 30 जूल ऊष्मा दी जाए तो वह 20 जूल कार्य करता है, तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा होगी। तो अगर 30 जूल ऊष्मा दी जा रही है, वो 20 जूल ऊष्मा काम कर रहा है, ठीक है। 30 हमने दी, 20 ही काम किया, तो उसके पास 10 बच गई ना, तो अभी निकाय की आंतरिक ऊर्जा 10% बढ़ जाएगी। ओके, 10 बढ़ जाएगी, जितनी भी होगी इस हिसाब से निकालेंगे। विद्युत रासायनिक श्रेणी में देखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी आपने याद की होगी तो आपको पता होगा क्या होता है। वहाँ पे जो ऊपर वाली धातु कम विद्युत अपघट्य की धातु होती है, वो अधिक विद्युत अपघट्य वाली धातु से प्रतिस्थापित हो जाती है विद्युत रासायनिक श्रेणी की, ठीक है। तो इसकी भी मतलब इसकी एक ट्रिक है जिससे हम लोग इसको याद रखेंगे, हम बता रहे हैं अभी आपको। तो देखिए क्या इसकी ट्रिक होती है, हम आपको यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, आप लोग समझ लेंगे। देखिए पी, अभी बताएंगे ट्रिक कैसे, PSC में, ठीक है, PSC में, ठीक है। P से हो गया हमारा पोटेशियम, S से हमारा हो गया सोडियम, C से हमारा हो गया कैल्शियम, में से हो गया मैग्नीशियम, ठीक है। इतना याद हुआ। PSC में आज, ठीक, PSC में आज, A से एल्युमिनियम, Z से जिंक, ठीक। PSC में आज आजिल, आजिल, ठीक है, आजिल याद रखना, आजिल मान लो किसी का नाम है, ठीक है। I फॉर आयरन मतलब Fe होता है ना, L फॉर लेड मतलब Pb, ठीक है। PSC में आजिल हार्डली कुड मेक, लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, हार्डली कुड मेक सॉलिड गोल्ड परफेक्टली, ठीक है। हार्डली से हो गया हमारा हाइड्रोजन, कुड से हो गया हमारा कॉपर, मेक से हो गया हमारा मरकरी Hg, ठीक है। और गोल्ड से हमारा गोल्ड Au हो गया, परफेक्टली का मतलब प्लेटिनम At हो गया, ठीक है। तो हमारी एक बार फिर से ट्रिक देख लेते हैं, आप लोग कॉपी पे लिख लीजिएगा। PSC में आजिल, ठीक, PSC में आजिल हार्डली कुड मेक सॉलिड गोल्ड परफेक्टली, ठीक है, हार्डली कुड मेक सॉलिड गोल्ड परफेक्टली। और सभी के बता दिए हैं, आगे नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। हार्डली से हाइड्रोजन, कुड से कॉपर, M से मरकरी, ठीक है, सॉलिड से सिल्वर, गोल्ड से गोल्ड Au, प्लेटिनम से Pt मतलब परफेक्टली से प्लेटिनम, ठीक है। तो सब हो गए, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा गया था कौन सी धातु, तो देखिए NaCu और Zn के घटते हुए क्रम में तो सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे ऊपर कौन दिख रहा है हमको, यहाँ पे सबसे ऊपर कौन दिख रहा है, इसमें कहा गया है कि घटते हुए क्रम में बताइए। तो ये जो नीचे से ये सक्रियता बढ़ते हुए क्रम में है, तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी भाई, सबसे ज़्यादा हमारी होगी किसकी, सोडियम की होगी, ठीक है। देखिए सोडियम है, यहाँ पे एल्युमिनियम है, जिंक दिया हुआ है, तो सबसे ज़्यादा जिंक की होगी, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे अच्छे से देख लेते हैं किसकी किसकी दी हुई है। तो यहाँ ये 4 दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हमारा सोडियम आता है, अभी बताया था PSS से सोडियम था, तो सोडियम, P से पोटेशियम तो यहाँ है नहीं, तो सोडियम PSC में आज, ठीक, आज से A से एल्युमिनियम था, ठीक है, एल्युमिनियम भी हो गया। PSC में आज AZIL आजिल, ठीक। हार्डली कुड से हमारा कापर हो गया, और पहले जिंक आता है, जिंक कब आएगा, आजिल AZ, ठीक, जिंक, और फिर हो गया कापर जो बचा वाला, ठीक। इस टाइप से आप लोग याद रखेंगे इसको। इसकी मतलब बहुत ही सॉलिड ट्रिक है, इसमें तो हमने कुछ ही मतलब जो है धातुओं को ले लिया, बाकी मेरे पास पूरी ट्रिक है, एक सेपरेट वीडियोज़ आएंगी इसके बाद। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो थर्ड ईयर की बेहतर तैयारी के लिए आप लोग पढ़ पाएंगे। कुछ केमिस्ट्री से होंगे, कुछ फिजिक्स से होंगे, तो हम लोग सबको साथ लेकर के पढ़ेंगे, ठीक है। अगली पूछी कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया है, ठीक है। तो SO2 + 2H2S ये हमारी रेडॉक्स है, 2H2O + 3S बनेगा। अगला है Br- के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन Br2 विस्थापित करेगा, तो क्लोरीन विस्थापित करेगा, ठीक है। अगला है हमारा पूछा गया है, अगला हमारा क्वेश्चन है, देख लीजिए 4 धातुएं दी हुई हैं, तो पूछा है सबसे ज़्यादा प्रबल अपचायक कौन होगा। भैया जो सबसे ज़्यादा, अभी हमने अपचायक वाला एक और क्वेश्चन देखा था, बताया था अपचायक वो होगा जिसमें निगेटिव वैल्यू जिसकी सबसे ज़्यादा हो, वो सबसे प्रबल अपचायक, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख चुके हैं पीछे, तो सबसे प्रबल सबसे ज़्यादा निगेटिव वैल्यू एक ही, बस आप ऐसे ही याद रखिए, वो सबसे प्रबल। सबसे दुर्बल पूछ लेता तो दुर्बल अपचायक में कौन आएगा, जिसकी सबसे बड़ी पॉजिटिव वैल्यू हो, ओके। अगले जो क्वेश्चन है उसमें भी पूछा है सबसे ज़्यादा प्रबल अपचायक, तो सबसे ज़्यादा निगेटिव वैल्यू किसकी दिखी, सी वाले की, देखिए माइनस में सबसे ज़्यादा वैल्यू है, तो यही सबसे प्रबल अपचायक। सबसे दुर्बल इसमें पूछता
तो पॉजिटिव का हमारा +150 हो जाता है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा ना। तो अगला है कौन सी अपक्रिया संभव नहीं है। तो ये हमारी जो ये कैल्शियम वाली संभव नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो कैल्शियम हाइड्रोजन को क्या होता है अभी बताया था जो ट्रिक, उससे आप देख लेंगे PSC में, ठीक है, वो लिख करके देख लेंगे, उसमें से प्रतिस्थापित नहीं होगी। तो आपको देखना है कि ये सक्रियता का बढ़ता हुआ क्रम था, जो सबसे ऊपर थी वो सबसे ज़्यादा सक्रिय थी, उससे बाद कम, उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। तो आप वहाँ से इस टाइप की अगर अपक्रिया कौन सी संभव नहीं आ जाए, तो जो ऊपर वाली जो धातु होगी वो नीचे वाले को प्रतिस्थापित कर देगी, लेकिन नीचे वाली धातु जो होगी वो ऊपर वाले को नहीं हटा सकती। तो यहाँ पे जो कैल्शियम को हाइड्रोजन नहीं हटा सकती है, क्योंकि हाइड्रोजन कैल्शियम के बाद आती है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन गलत है, तो यही मतलब गलत ही पूछा था, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है, तो सबसे प्रबल अपचायक है Mg। ठीक है, तो Mg वाला ऑप्शन जो है हमारा ये सही हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन शायद हम लोगों ने छोड़ दिया था, तो देख लीजिएगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। ओके, तो यहाँ से आगे पूछा है कि प्रबल अपचायक कौन है, तो अभी बताया था यहाँ लिकबा, Li हमने छोड़ दिया, लिकबा की ऐसे भी था लिकबा। ठीक है, तो हैं Li सबसे ज़्यादा प्रबल होगा। ये सब तो नहीं लिए ना हमने, जो ट्रिक बताई थी हमने कहा था छोटा सा है, बाकी अगर बहुत मतलब जितनी भी धातु हैं सबको ले तो लगभग मतलब काफ़ी बन जाएंगी, बहुत लंबी हो जाएगी, आपको याद ना हो पाए शायद, तो इसलिए आप अभी लिकबा काना होता है लिक। ठीक है, लिथियम आप लोग याद रख लीजिए। ठीक है, तो लिथियम याद हो गया होगा ना, लिथियम देन पोटेशियम आएगा। ठीक है, तो लिथियम देन पोटेशियम, तो ये ध्यान रखेंगे। तो हमारी यहाँ Li जो है सबसे प्रबल अपचायक है। अगर Li ना होता तो सोडियम लगाते फिर। ठीक है, P से पोटेशियम नहीं, पोटेशियम लगाते, S से सोडियम बताया था ना, तो यहाँ सोडियम Na होता है तो Na लगाते। अगला है तनु जो है H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के विद्युत अपघटन के द्वारा ऑक्सीजन 5600 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन गैस बनाने में विद्युत ऊर्जा लगेगी, तो 1 फैराडे। ठीक है, 1 फैराडे लगेगी। अगला है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिथियम, बेरियम, सोडियम, मैग्नीशियम के अपचयन विभव दिया है। सबसे पूछा है प्रबल आक्सीकारक। देखिए प्रबल आक्सीकारक पूछ लिया। ठीक है, तो Mg+2 हो जाएगा। प्रबल आक्सीकारक क्यों हो जाएगा, देखिए अब जब प्रबल अपचायक पूछता था तो सबसे बड़ी निगेटिव वैल्यू होती थी, यहाँ प्रबल अपचायक पूछता तो ये हो जाता भाई सबसे बड़ी इसकी वैल्यू थी, लेकिन यहाँ क्या पूछा, यहाँ पूछा प्रबल आक्सीकारक, तो आक्सीकारक उल्टा जो सबसे छोटी वैल्यू हो। ठीक, तो सबसे जो मतलब निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव तो कोई है नहीं, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, यही है, तो तभी इसके सही में कौन सा Mg के लिए ये दिया हुआ है, तो Mg सही है। अगला है निम्नलिखित में से किस धातु को उसके लवण के जलीय विलयन का विद्युत अपघट्य करके प्राप्त किया जाता है, तो Ag को। ठीक है, अगला है ABCD के दिए हुए हैं, पूछा है अपचयन क्षमता का क्रम बताइए। तो अभी आपको बताया सबसे बड़ा अपचायक पूछा, तो अपचायक जो सबसे बड़ी निगेटिव वैल्यू पहले ढूंढ लो, ये सबसे बड़ी दिख रही, तो सबसे बड़ा ये आ गया, तो B वाला। ठीक, उसके बाद इससे जो छोटा है वो कौन सा है भाई, ये दिख रहा है, तो C वाला, देन A वाला। देखिए कितने सरल से हमने बता दी ट्रिक आपको। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करते जाएंगे, जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं सबको करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाले वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। फिर हम लोग जल्दी ही लाइव आएंगे। ठीक है, हाँ, 3rd ईयर की भी अच्छे से तैयारी करेंगे। 3rd ईयर में ऐसा मत करिएगा, 3rd ईयर में शुरुआत से ही तैयारी करिएगा। इस बार तो ऑब्जेक्टिव निकल गया, लेकिन अगले साल कोई उम्मीद नहीं है कि ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव ही होगा। ठीक है, और बेहतर तैयारी के लिए हमसे जुड़े रहें। ठीक है, द्रव्य A और B एक आदर्श विलयन है। ठीक है, एक आदर्श विलयन बनाते हैं। ठीक, तो उसकी एंथैल्पी 0 होगी। ठीक है, आदर्श विलयन की एंथैल्पी 0, ऑप्शन बी राइट है। अगला है कौन सा आदर्श विलयन के लिए सही नहीं है, तो डेल एस आदर्श विलयन के लिए 0 नहीं होता है, डेल एच भी 0 होता है, डेल वी भी 0 होता है। अगला है विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म वे गुण हैं जो निर्भर करते हैं, तो वे विलयन के आयतन पर निर्भर करते हैं। अगला है 2 घटकों के द्वारा विलयन का निर्माण माना जाता है, तो ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन अणुसंख्यक गुणधर्म प्रोटीन बहुलकों या कोलाइडी को उच्च शुद्धता के साथ मोलर द्रव्यमान दे सकता है, तो रोस्ट की विधि। ठीक है, अगला है परासरी विलयन में समान नहीं होता है, तो मोलर सांद्रताएं जो होती है वो समान नहीं होती हैं जब तो विलायकों X और Y को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, तो ये घटना परासरण कहलाती है। और इसका अर्थ क्या है, Y की सांद्रता। देखिए 2 विलायक हैं
एक्स और वाई, ठीक। एक ये है, एक ये है, ये एक्स है, ये वाई है। तो कह रहा है वाई को जब हम अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक कर रहे हैं, मतलब वाई कम होगा ना जब अर्धपारगम्य झिल्ली से निकाल रहे हैं, ठीक है, या एक्स कम होगा कि अर्धपारगम्य झिल्ली से निकाल रहे हैं। एक्स और वाई को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो द्रव एक्स की ओर जाता है, तो एक्स की ओर जा रहा है द्रव, ठीक, मतलब एक्स में कम था इसीलिए एक्स की तरफ जा रहा है। तो वाई की सांद्रता क्या थी, ज़्यादा थी पहले एक्स से, इसीलिए वो अब एक्स की ओर जा रहा है, ठीक। एक्स को बराबर करेगा, साम्यावस्था में लाएगा। किसमें जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे ज़्यादा होगा, तो 1% कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 में ज़्यादा होगा। अगला है बेरियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और ग्लूकोज के सब मोलर विलयन में परासरण दाब पूछा है, तो BaCl2 देन Na देन ग्लूकोज, ठीक। आसुत जल की मोलरता ये याद कर लीजिए 55.56 होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटर में भी आपने पढ़ा होगा कि आसुत जल की मोलरता क्या होती है, तो 55.56 होता है, वहाँ पे तो लगाया भी होगा, ठीक है, सॉल्व करने के लिए आता था। मोलर विलयन में विलेय का मोल प्रभाव क्या होता है, तो मोल प्रभाव जो होता है 0.009 होगा। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर H+ आयन प्रारंभ में अपचयित होता है, Zn+2 से अपचयित होता है। अगली अभिक्रिया दी हुई है, तो यहाँ पे E0 की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ पे 0.19 वोल्ट आ जाएगी। एक तस्कर गोल्ड पर आयरन जमा करके गोल्ड की तस्करी नहीं कर पाता, क्यों? अच्छा, एक तस्कर है, मान लीजिए तस्कर लोगों का काम ही होता है कि कुछ हेरा फेरी करें, तो गोल्ड पर, ऐसे गोल्ड जैसे है, ये सोना है, उसके ऊपर आयरन नहीं जमा पाता। क्यों नहीं जमा पाता? क्योंकि अगर आयरन जमा देगा तो क्या होगा, गोल्ड का अपचयन विभव आयरन से अधिक होता है, ठीक है, तो वो उसी में हो जाएगा, इसीलिए नहीं मिलाते। गोल्ड का अपचयन विभव अधिक होने के कारण आयरन को जो है इसके ऊपर लगा के नहीं ले जा सकते, वरना बताते हैं कि लोहा है हम लिए जा रहे हैं, गायब कर दें, ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकते, इसीलिए नहीं हो पाती वो, ठीक है। एक कल्पित विद्युत सेल निम्नलिखित है, ठीक है, सेल का विद्युत वाहक वोल्टेज दिया है, सेल अभिक्रिया कौन सी होगी, तो ऑप्शन ए राइट है, ठीक। देखिए यहाँ पे संकेत में लिखा गया है माइनस और प्लस चिन्ह क्रमशः ऋणात्मक धनात्मक इलेक्ट्रोड को प्रदर्शित करते हैं, तो आपको पहले बता चुके हैं, एनोड एनायन, कैथोड कैटायन। ये यहाँ पे प्रक्रिया दी हुई है, इलेक्ट्रोड विभव पूछा है, तो इसको निकाल लेंगे एकदम सिंपल सा, ठीक। यहाँ से इस अभिक्रिया को सॉल्व करेंगे, एक की वैल्यू निकाल लेंगे, जो आ जाएगी वही हमारा आंसर है। अगला है, ये भी दिया हुआ है, इलेक्ट्रोड विभव निकालने हैं, तो इलेक्ट्रोड विभव पढ़ के जाएंगे। अगला है कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन की प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत अपघटन करने पर क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का विलयन बनता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का विलयन बनता है। अगला है कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती, तो हाइड्रोजन को विस्थापित कौन सी नहीं कर पाएगी, तो Mg नहीं कर पाएगी, क्योंकि Mg क्या है, जो विद्युत अपघट्य सारणी होती है वो Mg ऊपर होगा, ठीक है, इसीलिए हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती, Mg नीचे होगा इसलिए नहीं कर सकती। Zn Fe और ये ऊपर होंगे, जो अभी बताई थी उसको लिख लीजिएगा एक कॉपी पे, और उसके बाद ये सारे क्वेश्चन लगाइएगा, देखिएगा बिल्कुल मतलब चुटकियों में हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। और वहाँ पेपर में भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप याद नहीं रख पाते तो लिख लीजिएगा, PSC में आज AZIL आजिल हार्डली कुड मेक गोल्डली परफेक्ट, ठीक है, परफेक्टली गोल्ड परफेक्टली, ठीक है, सिल्वर गोल्ड परफेक्टली। तो आप ये अगर लिख लेंगे वहाँ पे तो उसके आगे सारे सिंबल लिख लीजिएगा, एक बार 2-4 बार पढ़ लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको भी धन विद्युतीय लक्षण में लिखिए, तो उसमें जो सारणी बनाएंगे उसमें इसी क्रम में आएंगे, तो इसीलिए है, ठीक है। में से मैग्नीशियम। अगला है 4 तत्व दिए हुए हैं, पूछा है सर्वाधिक अपचाय, कितना ज़्यादा क्वेश्चन अपचाय का भी बता दिया, जो सबसे ज़्यादा निगेटिव वैल्यू, सबसे बड़ी निगेटिव वैल्यू वही सबसे ज़्यादा अपचायक, जो सबसे बड़ी पॉजिटिव वैल्यू वही सबसे प्रबल ऑक्सीकारक, ठीक। तो यहाँ सबसे बड़ी निगेटिव वैल्यू ए की है, तो ए हमारा हो गया। देखिए बहुत ही अच्छा वीडियो है, आप लोग सभी लोगों के साथ शेयर करेंगे और अपने दोस्त इष्ट मित्र जो भी हों उन सभी को बताएंगे कि हमारे चैनल पर आइए, आपको बड़े बेहतर कंटेंट मिलेगा, ठीक है। जो भी हमसे हो सकता है वो सहायता करी जाएगी आप लोगों की, तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएंगे भी वीडियो कैसा लगा, कुछ हेल्प हो पाए आपकी। तो यहाँ पे मानक इलेक्ट्रोड विभव पूछा है, तो ये भी बहुत ईजी सा है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, माइनस कर लीजिएगा, इसको आ जाएगा। अगला है आपस में जंग लगने से रोकने की सबसे अच्छी विधि क्या है, तो कैथोड बनाना, ये भी इससे पहले वाले एक में था कि कौन सा सही नहीं है, तो
मतलब वो कौन सा सही है, क्या कर सकते हैं, तो कैथोड बना करके हम लोग लोहे को आयरन की जंग से रोक सकते हैं। ठीक है, इसमें लवड़ी जल में रखना, ठीक है, लवड़ी जल में रख कर भी कर सकते हैं। ठीक, लवड़ी जल मतलब खारे पानी में, समुद्र में नहीं डाल देंगे। लवड़ी जल देख लीजिएगा, इसको लवड़ी जल में रख सकते हैं या नहीं। अच्छी विधि तो वैसे कैथोड तो पक्का होता है। अगला है, जब एक से अधिक प्रावस्थाएं साम्यावस्था में होंगी तो उन्हें भी साम्य प्रावस्था कहेंगे। प्रावस्था किस अवस्था में हो सकती हैं, तो सभी अवस्थाओं में हो सकती हैं। इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राफ पे। विभिन्न गैसों का मिश्रण समांग मिश्रण बनाता है, इसकी कितनी प्रावस्थाएं हैं, तो केवल एक है। 3 प्रावस्था को संगठन हम H2O द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। अतः जल तंत्र में कितने घटक तंत्र होते हैं, तो एक है। किसी विद्युत अपघट्य की सभी प्रावस्थाओं को 2 अवयवों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। वे 2 घटक तंत्र क्या कहलाते हैं, और उनकी जो स्वतंत्रता अधिकतम कोटि होती है वो कितनी होगी। ठीक है, मैक्सिमम 3 हो सकती है, आपको पता है। ऊर्ध्वपातन वक्र के लिए 1 होती है और गंधक के लिए 2 होती है। KCl के लिए जलीय विलयन की स्वतंत्रता कोटि जो होती है वो 2 होती है। ठीक है, एक बंद पात्र में बर्फ, जल और वाष्प साम्यावस्था में है, ऐसी स्थिति में तंत्र की स्वतंत्रता कोटि जो होती है वो 0 होती है। गिब्स प्रावस्था क्या होती है, बराबर C+P-2 होती है। संगणित नियमानुसार वक्र का संबंध होता है, तो F बराबर C-P+1 होता है। ठीक है, एक और बताया था आपको अभी इससे पहले जो प्रीवियस ईयर थे उसमें। ठीक है, F+P=1 होता है। ठीक, गंधक में कितनी प्रावस्थाएं होती हैं, तो गंधक में 4 प्रावस्थाएं होती हैं, गंधक की स्वतंत्रता कोटि 2 होती है। तो ये सारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। आपको प्लीज़ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।